हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल यानी कि भारतीय, हम देखें तो यहाँ पर प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका स्वर्ण युग इसको माना जाता है, क्योंकि इस समय ही भारत ने जो उन्नति हासिल की और जो ऊंचाइयाँ छुई वो इससे पहले सिर्फ मौर्य वंश के समय देखी गई। मगर इतना जो विस्तार था, जो हम देखेंगे आर्थिक विस्तार था, वो सिर्फ गुप्त वंश के समय ही हुआ। गुप्त साम्राज्य के बारे में ही जानेंगे और जो गुप्त वंश है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। और ये वीडियो कम से कम 2 पार्ट के अंदर बनाई जाएगी, क्योंकि एक वीडियो बनाने के अंदर अगर बनाता हूँ तो मैं काफ़ी बड़ी वीडियो हो सकती है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे कंप्लीट। तो इसमें हम जानेंगे परिचय के बारे में और जो शुरुआती राजा हुए इसके बीच में गुप्त वंश के, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो पहले परिचय हम देखते हैं। तो परिचय में यहाँ पर हमें देखने को ये मिलेगा कि गुप्त वंश की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, गुप्त साम्राज्य तो बाद में ही आएगा। जब चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं यहाँ पर, तो हम देखते हैं गुप्त वंश की स्थापना होती है। इससे पहले हमें क्या मिलता है देखने को इतिहास में, अगर हम पढ़ते हैं तो जो गुप्त हैं उनको हम अधीनस्थ राजा के तौर पे देखते हैं, जो कि दूसरे राजाओं के अंडर, मतलब उनके अंदर काम करा करते थे। मतलब राजा है उनका, या फिर हम सामंत भी कह सकते हैं इनको। तो ये सामंत हुआ करते थे, शुरुआत में सामंत रहे, ये बाद में ये अपनी स्वतंत्र स्थिति इन्होंने प्राप्त करी और गुप्त वंश की स्थापना करी। गुप्त वंश की जो स्थापना होती है वो चंद्रगुप्त जो प्रथम है उनके समय में गुप्त वंश की स्थापना होती है, या फिर गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। इससे पहले जो पहला राजा माना जाता है वो माना जाता है यहाँ पर श्री गुप्त को माना गया है यहाँ पर पहला राजा। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है प्रभावती जो गुप्त हैं उनके जो प्रयाग प्रशस्ति है या दूसरी प्रशस्तियाँ हैं उनके ज़रिए से हमें इनकी जानकारी मिलती है, जहाँ पर इनको आदि राज कहा गया है। आदि राज मतलब पहला राजा, जो सबसे पहला जो राजा माना गया वो माना गया श्री गुप्त को। और 275 ईस्वी, ये ईसा पूर्व नहीं है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, ये ईस्वी है। हालांकि फिर भी ये प्राचीन भारत का इतिहास ही रहेगा यहाँ पर। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर गुप्त वंश की स्थापना करी, गुप्त साम्राज्य की नहीं करी। ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना इन्होंने नहीं करी, गुप्त वंश की स्थापना करी। और इस समय जो गुप्त है यानी कि जो गुप्त वंश था वो अधीनस्थ राजा हुआ करते थे, वैसल जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वो हुआ करते थे ये। तो इसको ही हम स्वर्ण युग कहते हैं, भारत का माना जाता है गुप्त काल को। प्रारंभिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो जिसको हम मगध कहा करते थे, मगध यानी कि खासकर बिहार का क्षेत्र जो आता था इसके अंदर, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हम देखें तो पश्चिमी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस पर ये शासन करा करते थे शुरुआत में। और अधीनस्थ राजा थे कौशाम्बी से माना जाता है कि इनकी शुरुआत होती है, जो कि हम देखें तो उत्तर प्रदेश बिहार के ऊपर का जो क्षेत्र आता है मैप से, तो उसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो कौशाम्बी कहलाता है, वहाँ से ये स्थापना करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जो शासनकाल जो होता है इनका लगभग 228 ईस्वी, ये सब ईस्वी से 550 ईस्वी तक लगभग माना गया है इनका। प्राचीन भारत का इतिहास है, इसलिए थोड़ा कहीं पर आगे पीछे आपको देखने मिल सकता है, 320 भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आपको। तो दोनों ही सही है, कोई गलत किसी में भी नहीं है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे देखेंगे करीबन इन्होंने 300 वर्ष तक, 300 साल तक इन्होंने शासन करा यहाँ पर। अब देखिए जो खासकर जो चीज़ देखने को मिलेगी हमें यहाँ पर, कौशाम्बी से पहले कौशाम्बी कहा जाता था, वहाँ पर गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। यहाँ पर हम गुप्त वंश की बात नहीं कर रहे हैं। गुप्त वंश की शुरुआत तो हमें जो मिलती है जानकारी वो श्री गुप्त से मिल रही है। यहाँ पर जो हमें गुप्त साम्राज्य की स्थापना मिल रही है वो मिल रही है हमें 3री सदी के अंत में, यानी कि यही आसपास इसके समय। तो यहाँ से अंत में मिल रही कौशाम्बी या कौशाम्बी से इसकी स्थापना करी, और करी किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी। मैंने आपसे कहा कि 320 भी आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि अगर हम चंद्रगुप्त से देखेंगे तो ये सही है, याला जो 320 ईस्वी वाला है। और अगर हम श्री गुप्त से देखेंगे तो 300, 275, 280 ये भी सही है। तो यहाँ पे जो स्थापना करी चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं
मौर्य चंद्रगुप्त प्रथम बोलेंगे इनको हम। इन्होंने स्थापना करी गुप्त वंश की 320 ईस्वी में। और जो हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम या जो हम लोग सेकंड जो आते हैं द्वितीय हैं, जिनको हम विक्रमादित्य कहते हैं। यहाँ पर एक बात मैं और लिख दूँ, ये द्वितीय वाली बात कर रहा हूँ हम। यहाँ पे जो सेकंड आएंगे या हम उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि द्वितीय जो सबसे कहते हैं, इनको हम विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है उनको। विक्रमादित्य मतलब यहाँ पर होता है, यहाँ पे फिर चक्रवर्ती भी बोला जाता है इसको, यानी कि जिसने संपूर्ण भारत के ऊपर एक साथ राज किया। अब गुप्त वंश से पहले के अगर हम इतिहास को देखें तो यहाँ पर हमें कुषाण देखने को मिलेंगे, वकटक या फिर सतवाहन, छोटे छोटे राजा देखने को मिलेंगे हमें। और दक्षिण में दूसरे राजा होते हैं, यहाँ पर शक भी हैं, समय कुषाण भी हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब मौर्य वंश की जो हम देखते हैं विघटन हो गया, पतन हो गया, उसके बाद जो भारत के अंदर स्थिति रही वो ये रही कि विकेंद्रीकरण हो गया सत्ता का। मतलब भारत पूरा एक नहीं रहा और कई हिस्सों के अंदर टूट गया वो साम्राज्य। भारत जो था वो टूट गया, कई हिस्सों में अलग अलग राजा हुए। खासकर उसमें नागवंशी राजा आपको बहुत देखने को मिलेंगे। नागवंश के करीबन 25-30 आज को आपको अलग अलग राज्य देखने को मिल जाएंगे। और छोटे छोटे राज्य होंगे बहुत ज़्यादा वो। फिर कुषाण हैं, इधर शक भी होते हैं, सतवाहन आएंगे, वकटक भी हैं। ये आसपास आपको लगभग देखने को मिलते हैं सारे के सारे। जब गुप्त वंश आता है तो भारत जो है वो केंद्रित हो जाता है, बिल्कुल केंद्रित यहाँ पर हो जाता है, केंद्रित बिल्कुल भारत हो जाता है। और शासन जो सारा होता है वापस से वो पाटलिपुत्र से शुरू हो जाता है। तो ये परिचय है यहाँ पर। और अभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? साहित्य से। साहित्य या पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं हमें। खासकर जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है सबसे खास वही यहीं पर है। इसको लिखा था हरिशेन, जो कि इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, कालिदास रचित कुमार संबे और फाहयानका फाको की। और जो हम देखते हैं जो प्रभावती है उनकी जो प्रशस्ति है उससे कुछ जानकारी हमें मिल जाती है इस बारे में। फिर आगे हम देखते हैं अब यहाँ पर जो गुप्त वंश है ये परिचय में ही हम सब देख रहे हैं अभी। इसके बाद जब हम बात करेंगे वो एक के बाद एक जो राजा आया उसके बारे में बात करेंगे। वो काफ़ी लंबी हम देखते हैं कि वंशावली है इनकी। जो प्रमुख राजा रहेंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी जो कम प्रमुख रहे, जो उनका खास योगदान नहीं रहा, उनको भी हम देख लेंगे इस वीडियो में या इसकी अगली वीडियो में देख लेंगे। तो उत्पत्ति के बारे में क्या कहा जाता है कि उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा तो यहाँ पर ये है कि ये क्षत्रिय थे, जिसकी पुष्टि करते हैं गौरीशंकर ओझा, जो कि एक मशहूर इतिहासकार है। फिर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं ये ब्राह्मण है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलेगी। खैर पहले हम पूरा करते हैं। यहाँ पर पंजाब के निवासी माना जाया, किसने माना है? यहाँ पे काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा। और जो प्रभावती गुप्त के पूना तामपत्र हैं, तामपत्र जो है यहाँ पर जो खास चीज़ है उनको ब्राह्मणीय माना गया है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो गई कि ये ब्राह्मण है। अब देखिए ब्राह्मण किसने माना है हो, यहाँ पर आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जब इन्होंने बौद्ध धर्म को, जब इन्होंने मतलब हिंदू धर्म को माना, तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे उस समय राजा की जो हम देखते हैं दरबारी या फिर पंडित वगैरह जो रहे होंगे उस समय, तो उन्होंने इनको कहा कि हाँ ये ब्राह्मण थे। जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया होगा तो इन्होंने कह डाला होगा कि ये क्षत्रिय हैं या फिर वैश्य या फिर इनको शूद्र कर डाला होगा। ये चीज़ चलती रहती है हमेशा, आप देखेंगे इतिहास में। और ये बहुत ही सामान्य सी बात रही उस समय। फिर अब देखते हैं हम यहाँ पर श्री गुप्त के बारे में, जिसको हम आदिराज कहा गया है। किसमें कहा गया? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में इनको आदिराज कहा गया है। और माना गया है कि यहीं से गुप्त वंश की शुरुआत होती है। गुप्त वंश की शुरुआत का शासनकाल माना जाता है इनका 240 से 280 के बीच। अब 275 भी था। अभी हमने पीछे देखा कि 275 के अंदर उन्होंने ईस्वी के अंदर उन्होंने स्थापना करी। प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें ऐसा हो सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि ये संस्थापक कहा गया है, मगर स्वतंत्र संस्थापक नहीं कहा गया है। यहाँ पर स्वतंत्र संस्थापक मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब गुप्त अपना राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया, पता क्या चल रहा है इससे कि ये सामंत रहे होंगे, कभी ना कभी सामंत यहाँ पर ये रहे होंगे उस समय के अंदर। हाँ, हालांकि ये बात है कि ये प्रथम राजा हैं गुप्त वंश के और संस्थापक भी यही हैं, मगर स्वतंत्र संस्थापक नहीं है। ठीक है। इति संघ जो कि एक चीनी यात्री थे, भारत आए, उन्होंने कहा चैली कहते, इनका नाम उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। और जो इनकी उपाधि रही,
इसको हम उपाधि यानी टाइटल जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण करी। अब यहाँ से पता चल जाता है महाराज से, अगर महाधिराज होता ये तो ये स्वतंत्र राजा होते, क्योंकि प्राचीन समय के अंदर महाधिराज जो होती थी या फिर चक्रवर्ती विक्रमादित्य जो इस्तेमाल की जाती थी, वो राजा इस्तेमाल करते जो स्वतंत्र हुआ करते थे उस समय। अब ये स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये महाराज की उपाधि का धारण, जो उपाधि है उसको धारण कर रहे हैं यहाँ पर ये। इसी संग इस बारे में और बात लिखते हैं कि अनुसार श्री गुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करा। मंदिर के लिए 5 गांव दान में दिए गए। 5 गांव दान में दिए, यानी कि जो कर वहाँ से लिया जाएगा वो मंदिर को दिया जाएगा और मंदिर का खर्च उठाया जाएगा उसके ज़रिए से। फिर यहाँ पर हमें और देखने को मिलता है कि देखिए उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। भावर शिवों के अधीन प्रयाग का शासक था। कौन? श्री गुप्त। प्रसिद्ध इतिहासकार के.पी. जायसवाल कहते हैं, के.पी. जायसवाल पीछे हमने देखा था, ये रख काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने कहा था पंजाब के रहने वाले हैं। हालांकि फिर भी ये बात यहाँ पर कही गई कि जो भावर शिव जो राजा थे उनके अधीनस्थ प्रयाग का ये राजा हुआ करता था श्री गुप्त। बाद में इन्होंने आगे अपना विस्तार करा। फिर नेपाल के बारे में जो खुदाई हुई, नेपाल में दक्कन में खुदाई हुई और D.R. रेमी के अनुसार कि ये अभीर गुप्तों से संबंधित है। इनके अभीर हैं राजा हुआ करते थे, उनके अधीनस्थ राजा थे। हालांकि ये बात पक्की हो गई कि जो श्री गुप्त है, यहाँ पर ये लिखा श्री गुप्त जो है ये सामंत ही रहे। इस ये बात तो क्लियर यहाँ पर हो जाती है कि ये सामंत थे शुरुआत के अंदर। बाद में धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, शक्ति बढ़ी, फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। फिर दूसरा जो राजा आता है इसके अंदर वो आता है घटोत्कच, जिसको हम कहते हैं घटोत्कच, जो कि माना जाता है कि ये श्री गुप्त का पुत्र था। इतिहास के अंदर इसको यही कहा जाता है कि ये श्री गुप्त के पुत्र थे और 280 से 320 तक माना गया। 320 के बाद जो आता है वो चंद्रगुप्त प्रथम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या मिलने को देखने को मिलता है कि प्रभृति जो गुप्त हैं कि पूना और रिद्धपुर तामपत्र से पता चलता है कि ये घटोत्कच हैं, इनको माना गया प्रथम राजा। हालांकि जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं वो यही मानते हैं कि जो श्री गुप्त यानी कि आदि राज थे वो पहले राजा हुआ करते थे किसके? गुप्त वंश के। अब जो हमारा शुरुआत होता है गुप्त साम्राज्य की नींव जो डाली वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही डाली थी। ये सबसे खास राजा हैं और इनके बारे में जानकारी हम देखते हैं। अब पहला स्वतंत्र, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्वतंत्र यानी कि इन्होंने अपना ऐलान कर दिया कि हम अब आज़ाद हैं। फिर स्थापना करी गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने करी? यहाँ पर अगर हम देखें तो वो करी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और देखिए ख़ास चीज़ जो यहाँ पर है महाधिराज टाइटल, इसको हम उपाधि कहते हैं, उपाधि इन्होंने धारण करी महाधिराज की। इससे पता चलता है कि राजाओं का राजा, यानी कि इनके अधीनस्थ कई राजा आ गए। मगर जो हम देखते हैं कि जो राज करा बहुत ही कम माना जाता है कि 5 से 10 साल तक उन्होंने राज करा। 15 साल मतलब इतना कम से कम राज करा होगा। 320 से 335। इनके बाद जो समुद्रगुप्त हैं वो आ जाते हैं। समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त भी 2 हुए इस गुप्त वंश के अंदर। पुराणों और हरिशेन, जो कि हरिशेन कौन है यहाँ पर? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। प्रकाश पच्चीस पर चलता है इनके बारे में कि इन्होंने ही विस्तार देना शुरू करा था अपने राज्य को, साम्राज्य को। फिर उसी नीति को कौन आगे अपनाता है? जो समुद्रगुप्त हैं वो। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी के सहयोग, अब लिच्छवी कौन है? लिच्छवी की जो रानी थी कुमार देवी थी उस समय रानी उनकी, इनकी लिच्छवी की राजा की राजकुमारी बेटी थी, मतलब इनसे ये शादी करते हैं। और जो लिच्छवी राजा जो होती है, जिसको हम वैशाली वगैरह जो आसपास का जो एरिया होता है रीजन, उसको ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। दामाद है क्योंकि अब फिर ये वो बात है कि दहेज वगैरह दिया जाएगा, दहेज के तौर पर उनकी ज़मीन वो मिल गई जो इसकी धन कहा जाता था उस समय। संबंध स्थापित करें और वैशाली राज्य प्राप्त किया। सिक्कों पर अब जो समुद्रगुप्त ने सिक्के चलाए और जो चंद्रगुप्त ने सिक्के चलाए, गुप्तों के अंदर आपको ख़ास चीज़ देखने को ये मिलेगा कि जो उन्होंने सिक्के चलाए उनके सिक्कों के साथ में उनकी बीवियाँ भी हैं। जैसे चंद्रगुप्त ने सिक्के चलाए तो उनमें सिक्कों में जो है वो खुद भी होंगे और उनकी पत्नी होंगी कुमार देवी साथ में। राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी कौशल के महाराजाओं को जीत कर, अब देखिए विजय का जो हम देख रहे हैं बिगुल है वो बच चुका है यहाँ से,
जो साम्राज्य की जो विस्तार की योजना है वो समुद्रगुप्त से पहले चंद्रगुप्त ने शुरुआत कर डाली और राजधानी बनी इनकी पाटलिपुत्र से ही अपना विस्तार करना शुरू करते हैं और फिर अपना शुरू हो गया साम्राज्य की स्थापना। अब चंद्रगुप्त ने क्या करा, गुप्त संवत की स्थापना करी। समय क्या बताया गया 319 और 320। अब एक होता है शक संवत। शक संवत किसने स्थापना करी थी, कनिष्क ने करी थी। यहाँ पर कनिष्क ने करी और भारत सरकार इसको इस्तेमाल करती है, हम जानते हैं इस बारे में। गुप्त संवत जो है उसको भारत सरकार इस्तेमाल नहीं करती, हालांकि कोई अपना जो हो सकता है कोई इस्तेमाल करता हो, इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं मिलती। 241 वर्ष का इनका जो बीच का अंतर हुआ करता था, आज ही वही है, घटेगा तो नहीं ना, क्योंकि साल तो चल लिया है, वैसे चलता रहेगा अब भी। तो ये गुप्त की किसने स्थापना करी, गुप्त संवत की चंद्रगुप्त ने। जैसे कनिष्क ने स्थापना करी थी अपने राज्याभिषेक के टाइम, राज्याभिषेक जब गद्दी पर बैठा, वो गद्दी नशीन जिसको हम बोलते हैं, थ्रोन पर जब वो बैठा तो उसने स्थापना शुरुआत करी। और वही चीज़ किसने करी, चंद्रगुप्त ने भी करी। जब वो गद्दी पे बैठा, राज्यारोहण इसका हुआ, तो उसने गुप्त संवत की शुरुआत करी और वो चलता रहा आगे चल के। फिर आता है यहाँ पर जो प्रमुख राजाओं में ख़ास है वो है समुद्रगुप्त प्रथम। एक चीज़ मान लीजिए, इसको अगर लिखना चाहे तो लिख लें, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, एग्ज़ाम में आपके काम ही आएगा। मगर जो प्रथम है वही ख़ास है। इसके अंदर द्वितीय भी आता है इसके अंदर, हालांकि उसकी जानकारी कम लोगों को ही होती है और हम कम ही पढ़ते हैं उसके बारे में, क्योंकि कुछ खास बातें नहीं रही उसके अंदर। इन्हें पराक्रम कहा गया क्योंकि इन्होंने संपूर्ण भारत के ऊपर राज करा। दक्षिण में केरल तक ही राज करने गए अपना, फिर कश्मीर तक के इनके जो राज्य थे वो फैलाए उन्होंने, बंगाल, आसम, फिर अफगानिस्तान के जो हम देखते हैं, पाकिस्तान, पंजाब तक देखते हैं, पंजाब तक इनका काफ़ी राज्य तक इन्होंने विस्तार कर लिया था इनको। तो इस समय माना जाता है कि भारत में जो दोबारा से स्थापना हुई, जिसको हम केंद्रीकरण कहते हैं, केंद्रीकरण कहा जाता है इसको। केंद्रीकरण की जो शुरुआत करी आपस से, इसके बाद मौर्य वंश के बाद, तो वो समुद्रगुप्त ने ही दोबारा से करी। राजनीतिक और सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि से भी हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भारत है वो आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत हुआ किसके समय में, समुद्रगुप्त के वक्त में। और ये एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जो इससे पहले राजा हुए उन्होंने सोने के सिक्कों का इस्तेमाल नहीं करा, किसी ने इस्तेमाल भी करा मगर इतना सबूत नहीं मिलते, ना इतने सिक्के मिलते हमें। मगर जो इनके सिक्के हैं वो आपको देखने को बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और कहाँ से मिलेंगे, रोम तक मिलेंगे इनके सिक्के। और रोम के सिक्के जो होंगे वो भारत के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। पाटलिपुत्र किसने बनाई थी, यहाँ पर आपने देखा पीछे अभी, यहाँ पर ये रहा, पाटलिपुत्र को बनाया था राजधानी, वो बनाया था चंद्रगुप्त ने। विस्तार करना शुरू करा इन्होंने, ये रहा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और समुद्रगुप्त की राजधानी भी वही रही, पाटलिपुत्र, यानी कि सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र, जो कि बिहार के अंदर थी। बिहार, अब जहाँ पर मगध हुआ करता था, एक समय में मगध हुआ करता था, वहाँ पर ये राजधानी रही। और वहीं से इन्होंने शुरुआत करी साम्राज्य की अपनी। और उपाधियों की बात करें तो महाधिराज तो हो चुकी थी किसके जरिए से, चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर इन्होंने करी धरणी बंधन, समुद्र जो संपूर्ण पृथ्वी है उसका विजेता, जीतने वाला। क्योंकि अब पृथ्वी उस समय तो इतनी ज़्यादा इंसान जानता नहीं था कि गोल है क्या नहीं, इतना चक्कर तो इंसान जानता नहीं था उस चीज़ के बारे में। हालांकि ये था कि भाई कोई बड़ा चीज़ हो चुकी थी, मगर यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि भाई अपना देश जीत लेना उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, कि आपने एशिया जीत लिया, बहुत बड़ी बात है ये। और भारत का नेपोलियन भी कहा गया है इनको। ये भारत के जो दूसरे इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा कि भारत का नेपोलियन, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। अब जो इनकी माँ थी वो कुमार देवी थी, क्योंकि कुमार देवी के पुत्र हैं ये। तो इन्होंने विदेशी दो तीन ही कहना पसंद करा, क्योंकि एक तो गुप्त है ये खुद, इनकी नहीं क्या है, सम्मान की बात है। फिर जो लिच्छवी थे वो अपने समय के अंदर बहुत इज्जतदार लोग हुआ करते थे, तो उसमें इस्तेमाल करते थे साथ में अपने इस टाइटल का। जिसके लिए मशहूर हुए वो थे इनके युद्ध अभियान। आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा दक्षिणापथ जो होता है वो जब ही मशहूर हुआ, इनके समय के समय से ही मशहूर होता है वो। तो इनके जो हम देखते हैं विजय अभियान भी कह सकते हैं इसको हम, विजय अभियान।
दोनों चीज़ें हम कह सकते हैं कि विजय अभियान भी है ये। तो विजय अभियान को 5 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। 4 तो इसमें ये ऊपर के जो हैं ये ख़ास हैं, और जो बाकी हैं वो इतना, जो ये गणराज्य वाला है ये इतना नहीं आता हालांकि, पर ये भी जानना ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो आर्यवर्त जो कहते हैं हम, वो कहते हैं विंध्याचल, मध्य प्रदेश से लेकर, या हम देखें तो दिल्ली से राजस्थान का एरिया जो लगता है उससे लेकर, और जो नेपाल है ऊपर का, वहाँ तक के जो एरिया होता है उसको हम आर्यवर्त कहते हैं। फिर अवटिक राज्य हैं, इनको जीता इन्होंने। दक्षिण में दक्षिणापथ चलाया, सीमांती राज्य जो जंगली इलाके हुआ करते थे, गणराज्य, उनको भी जीता इन्होंने। तो इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार पूर्वक। पहला जो है यहाँ पर वो है आर्यवर्त। आर्यवर्त में माना जाता है 8 या 9 राजा हुआ करते थे। कहाँ पर? जो कि लगभग ज़्यादा इतिहासकार मानते हैं कि वो नागवंशी थे, यानी कि एक नागवंश राज रहा एक समय के अंदर वहाँ पर, उसके ये राजा हुआ करते थे। इनको इन्होंने पराजित करा। सबसे पहले जो इन्होंने अपना विस्तार शुरू करा, सीमाओं का करना, मतलब जो साम्राज्य विस्तार शुरू करा उन्होंने, वो उत्तर की तरफ शुरू करा। उत्तर में इन्होंने जो नागवंशी राजा थे उनको हराया, जिसमें कुछ राजा ये हैं रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नागसेन। चलिए यहाँ से देख लीजिए, नागसेन का नाम जानते ही होंगे आप में से बहुत से लोग। नागसेन खास मशहूर हुए इसमें, जानते हैं। अच्युत, नंदी, बलवर्मा। तो ये 9 राजा हुए जिनको, राज्य जो थे इनके राजा हैं ये, इनको इन्होंने हराया और इसको अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया। तो ये जीत हो गई इनकी पहली। अब आती है अवटिक राज्य। अवटिक राज्य क्या है? जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, एक छोटा भाग है, मतलब खाका सा। ये दक्षिण भारत है हमारा। अब इनको जाना दक्षिण भारत में। अब जो बीच का क्षेत्र आता है, यहाँ पर इनका साम्राज्य स्थापित हो गया, ये जीत लिया इन्होंने रीजन, ठीक है। तो अब इनको जाना है कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो बीच का रीजन फंस गया है यहाँ पर। अब जो बीच का रीजन है वो क्या है? जंगली इलाका है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो इन्होंने क्या करा? पहले इनको हराया, लड़ाई झगड़ा से जो भी हुआ उसको हराकर फिर आगे बढ़े। ये फ्लीट कहते हैं इस बारे में। अवटिक नरेश गाजीपुर, यानी कि अवटिक के राजा जो राजा हुए वो कहाँ थे? गाजीपुर से जबल तक, फूलपुर तक फैले हुए थे। फिर इनको हराकर ये एक हमें मिलता है परिव्राजक वंश के राजा के एक अभिलेख, शिलालेख पर चलता है कि अवटिक राज्यों की संख्या 18 थी। यहाँ पर 18 राजे थे, इनको हराकर फिर ये आगे बढ़े। और ये भी जो है परिव्राजक वंश जो है ये खुद ही एक अवटिक राज्य के राजा हैं। ये इनको हराते हैं, फिर ये जो दक्षिण भारत है उस सब बढ़ते हैं, जिसकी हम कहते हैं दक्षिणापथ। अब 2 बार माना जाता है कि दक्षिणापथ किया गया था। तो हम तो पहले के बारे में जानेंगे यहाँ पर, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसमें ये हार भी गए थे। इतिहास का कुछ मानते हैं कि ये हार गए थे, कुछ कहते हैं ये जीत गए थे। हालांकि जो सबूत मिलते हैं वो इसके मिलते हैं कि ये जीत गए थे। प्राग प्रशस्तियों में इन शासकों का उल्लेख होता है, जिससे पता चल जाता है किसको लिखा था ये। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन है। अब राजाओं का कविता तो हो सकता है सच्ची लिखा हो, उसने जो लिखेगा राजा के बारे में लिखेगा वो पक्ष में अपने। फिर ये माना जाता है कि जो ये युद्ध हुआ कहाँ पर हुआ, इस बारे में कहते हैं डॉक्टर काशी प्रसाद केपी जायसवाल, इसको हम कहते हैं। केलेरू तालाब के किनारे हुआ। और माना जाता है कि जो ये राजा थे, कई सारे राजा हुआ करते थे ये, तो इन्होंने क्या करा? अपना एक संघ बना लिया, या समूह बना लिया। फिर ये तालाब की तरफ इकट्ठे हुए और समुद्रगुप्त से इन्होंने युद्ध लड़ा, जिसमें ये हार गए। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलग अलग जगहों पे युद्ध हुआ था, इस वजह से हार गए। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जिसमें ये जीत गए थे, मगर ऐसे इतिहासकार जो है वो बहुत ही कम संख्याओं में हैं और ये मत प्रचलित नहीं है ज़्यादा। इन राजाओं का जो नेतृत्व करा मंत्रराज व विष्णु गोप ने करा था, मगर इसमें हार गए थे। और ये युद्ध हुआ था 345-46 के आसपास ईस्वी में। और इसमें राजा देख लेते हैं हम कौन कौन से राजा जो आए इसके अंदर। महांतर व्याघराज जो कि केरल के राजा हुआ करते थे। पेष्टपुर्ग महेंद्रगिरी कोट्टूर का स्वामित्व। अब इनके बारे में हमें कुछ जो राजा हैं इनकी सीमाएं सही से नहीं मालूम, क्योंकि जानकारी तो कम ही मिलती है। अब जो जानकारी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? प्राग प्रशस्ति में। अब जो कवि होगा वो कहेगा भाई मैं जो राजा था उसने हरा दिया इतने राजाओं को। अब वो बताएगा तो नहीं भाई कि इतने इंच ज़मीन आगे थी, इतने गज ज़मीन थी, ये था वो था, वो तो बताएगा नहीं। वो कहेगा कि एक राज्य वहाँ पर हुआ करता था, उसको मेरे राजा ने हराया। तो जानकारी कम है यहाँ पर हमारे पास इसके बारे में। फिर आता है एडपल का दमन, वहाँ का जो राजा था उसको हराया। कांची,
इसको हम कांचीपुरम कहते हैं। विष्णु गोप अवमुक्त का नीलराज, ये गोदावरी के आसपास हुआ करता था। फिर देवराष्ट्र का कुबेर है, ये कबेर नहीं कुबेर है, आंध्र प्रदेश में राज्य हुआ करता था। अब कितना बड़ा था कितना छोटा था कोई जानकारी नहीं है इस बारे में हमारे पास। तो ये दक्षिणा पथ हुआ इसका। अब आता है सीमांत राज्य, यानी कि उत्तर का क्षेत्र जीत लिया, दक्षिण का क्षेत्र जीत लिया, अवटी क्षेत्र थे वो भी जीत लिया। देखिए ये जीत चुके हैं ये। अब ये वहाँ जो भारत के ऊपर का हिस्सा आता है, फिलहाल तो मैं बन नहीं रहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीमांत राज्य, मान इनकी सीमा है, सीमाओं के आसपास राज्य थे इनके। वो कहाँ पर थे? पश्चिम और पूरब में। ये राज्य इनका हो गया, पश्चिम पूरब इनके सीमांत राज्य थे। अब नंबर लगाया इन्होंने इनका। अब जी इनको कहा कि भाई मान जाओ वरना हमारा बन जाओ जो दूसरों का हुआ। ये लोग नहीं माने, इन्होंने इनको भी हराया। इनको 2 श्रेणी के अंदर बांटा गया है। इलाहाबाद अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और 5 राज्य इसके अंदर हुआ करते थे जिनके लिए ये नृपति यानी कि राजा जो शब्द था उसका ये इस्तेमाल करते थे। इसके अतिरिक्त 9 राज्यों का नाम भी मिलता है जो कि गणराज्य थे, जिनको हम गणराज्य तौर पर जानते हैं, अलग से पढ़ते हैं, मगर वो खास इतना नहीं है यहाँ पर। इस अभियान के अंतर्गत क्या देखते हैं, समुद्रगुप्त ने उत्तर पूर्व के राजाओं को बताया ना मैंने आपको, उत्तर और पूर्व में खास का ध्यान दिया। यानी कि जो हम देखते हैं मगध के साइड ये बात हम देखते हैं कि ये पश्चिम बंगाल का जो रीजन है उस तरफ इन्होंने करा, आसम वगैरह को भी हराया और पश्चिम को भी हराया। जो राजा थे उनको हराकर अपने कंट्रोल में कर लिया। मगर यहाँ पर बताऊंगा, मैं भी आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये करते हैं। सीमांत राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता, इनके राज्यों के नाम मिलते हैं हमें। ये है यहाँ पर समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल और कृतपुर इनके राज्य हैं। अब इनके गणराज्य बहुत सारे जिनको हराया था इन्होंने, मालवा गणराज्य अजमेर से चित्तौड़ तक, अर्जुनियान अलवर से भरतपुर जिला, यद्य गणराज्य यमुना तथा सतलुज के बीच का जो इलाका है वो सतलुज, और मद्रक रावी चुनाव के बीच का इलाका, अमिट गणराज्य सौराष्ट्र मध्य प्रदेश जो मध्य भारत है वहाँ का इलाका है ये, अर्जुन गणराज्य खर परिक गणराज्य सनकानिक और का गणराज्य विदिशा जिसको हम कहते हैं खासकर वो राज्य हुआ करते थे। ये राज्यों को उन्होंने हराए, समुद्रगुप्त की नीतियाँ रहीं। अब इसमें देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने नीति कौन सी अपनाई। तो 4 प्रमुख नीतियाँ हुई इसके अंदर, 3 से 4 प्रमुख नीतियाँ हुई जिसके बारे में हम जानते हैं। पहला था आत्मनिवेदन, यानी कि आप हमें मान ले राजा अपना बड़ा और हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। पश्चिमी और विदेशी राज्यपति इन्होंने इस नीति का पालन करा। इसमें देखते हैं कि राजा स्वयं गुप्त को, जो गुप्त शासक है उनको अपने अधीन कर ले। मतलब जो राजा है विदेशी राजा, वो मान ले जो गुप्त शासक है वो हमारे राजा हैं, हम उनके अंडर हैं काम करने वाले। फिर कन्यो यापन, यानी कि अपनी जो बेटी है उसको दे डालें गुप्त राजाओं के साथ में, शादी करवा दें उनके साथ मतलब। फिर गरुतक मदक, यानी कि शासन देश प्राप्त करें, यानी कि उनसे अपना आपको अधीनस्थ मान लें और शासन करें, फिर रीजन लेके कोई अपना। फिर आता है ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि 12 राज्यपति की इन्होंने अपनाई थी दक्षिण की, मतलब इनको हराया फिर इनको छोड़ दिया, यानी कि अपना एहसान इनके ऊपर छोड़ दिया, बदले में कर मिलता रहा इनको। और यही उस समय बेहतर माना जाता है कि भाई सीमांत राज्यों पर छोड़ के कर लो उनसे, बाकी उनको अपने अंडर कर लो। फिर आता है सर्वकर्ण दानज्ञकरण प्रणाम गमन, ये कहा कि नहीं कहा था उन्होंने, उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित राज्यों की प्रति नीति थी इनकी। फिर विदेशी राज्यपति सब अंदर क्या रहा इनका, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दूसरे राजा थे, जैसे कि इसमें आकर शक कुषाण खासकर आते हैं इसमें, उनके नीति क्या रही। आत्मनिवेदन, मैत्री प्रस्ताव पर दोस्ती कर लो, अपने अधीनस्थ मान लो हमें तुम अपने मतलब तुम जो राजा हो तुम हमारे अंडर काम करने लग जाओ। कन्या योपान, वही बात है कि भाई बेटी शादी करवाओ, इस्तेमाल अपनी बेटी को दे डालो उनके यहाँ। फिर दान, स्थानीय वस्तु की भेंट देना, मतलब कई तरह का। फिर आता है स्वतंत्र व सुरक्षा, यानी कि संबंधी, जैसे मतलब संधि कर लो, हमारे जाति को तुम मान लो, हम जाति को मान लेंगे, तुम पे हमला नहीं करेंगे, मगर भेंट वगैरह जो होती है, जो तोहफे तहरीफ है वो देते रहो हमें। फिर यहाँ पर आता है किस प्रकार की वर्णित राज्य जो होते हैं यहाँ पर। केदार कौन था? कुषाण राजा हुआ करता था समुद्रगुप्त के समकालीन। तो इसने क्या कहा, समुद्रगुप्त ने पहले संधि कर ली इससे। शक राजा जो था रुद्र सिंह तृतीय, इससे संधि कर ली। मरुण एक राज्य जो मतलब जाति हुआ करती थी कुषाणों की, संधि उससे भी कर ली, मगर बाद में ट्विस्ट हुआ इसके अंदर, दोनों को हरा दिया इसने, केदार को भी और शक को भी।
और अपने बिजनेस मिला लिया। फिर एक चीज़ यहाँ पर और जो ख़ास हुई, जो विदेश संबंध में हम देखते हैं, गया में बौद्ध मठ, जिसको हम माँ बोधि संघाराम और श्रीलंका जो शासक हैं मेदवर्मन, इनका वाक्य है यहाँ पर, किस्सा है यहाँ पर। क्या हुआ कि मेदवर्मन चाहते थे कि भाई गया के अंदर महात्मा बोध हुए, उन्होंने अपना ज्ञान वगैरह दिया, ज्ञान प्राप्त किया वहाँ पर, तो भाई उनका एक मंदिर बने, विशाल का बड़ा मंदिर बने। तो मेदवर्मन ने समुद्रगुप्त के यहाँ पर अपना जो एलची को हम बोलते हैं भेजा। एलची से उन्होंने कहा कि भाई हमें मंदिर बनाना है, और जो समुद्रगुप्त उन्होंने परमिशन दे डाली, मंदिर बना दिया गया। ये वाक्य का अच्छा मतलब मशहूर है, पता चलता है कि संबंध उनके श्रीलंका तक थे। और फिर जो सिक्के मिलते हैं उससे पता चल जाता है हमें कि भाई जो रोमन साम्राज्य था वहाँ तक इनके सिक्के चलते थे। अब सिक्के ही देख लेते हैं, खासकर बात आई तो गरुड़ प्रकार के सिक्के, राजा क्या करी थी, गरुड़ ध्वज उपाधि पराक्रम आदि उत्कीर्ण उस पर हुआ करते थे। धनुधारी के सिक्के राजा की आकृति, मतलब जो राजा है और रानी है, रानी भी होगी इसके अंदर कहीं ना कहीं जरूर, आप देखेंगे तो ये जरूर मिलेगा। धनुष बाण, मतलब राजा ने पकड़ रखा है। उपाधि अप्र तीरथ, यानी कि तीर पकड़े हुआ बंदा। फिर आता है परशु प्रकार के जो राजा है, मतलब परशु उपाधि कर्ताक परशु। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, वीणा बजाते हुए यहाँ पर व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के आदि देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये सिक्कों का प्रकार है, इनके चलाए गए थे। और यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है समुद्रगुप्त के बारे में, और ये पहली वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और जो प्रशासनिक व्यवस्था रही, साम्राज्य का विस्तार था, आर्थिक नीतियाँ, धार्मिक, सामाजिक, सब चीज़ें हम देखेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगने की सूरत में चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।